गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पर। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी अर्थात लैंड फॉर्म्स कैसे बने। ओके, सो गाइज मैंने इस बारे में मैंने दो थियरीज पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? CDT अर्थात कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। देन द मॉडर्न थियरी, आज की जो मॉडर्न थियरी है, मतलब कि अभी जो लैंड फॉर्म्स के बनने की जो मॉडर्न थियरी है वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। और आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये थियरी जो है, वो जो दो थियरी आई थी, कौन कौन सी? CDT और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। उन दोनों जो मतलब थियरी थी, उनकी जो कमियां थी, उन दोनों कमियों को, मतलब उन दोनों थियरी की कमियों को इसने दूर किया। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी, वो भी फुल बेसिक के साथ, बिल्कुल के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे। ओके, अर्थात समझेंगे, ठीक है। और गाइस एक बात और, ये जो मतलब कि वीडियो है, जो अर्थात जो लेक्चर चल रहा, ये पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो गाइस ध्यान रखिएगा, और अच्छा लगे अर्थात मतलब लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को अगर अच्छा लगे तो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की। आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जिसे कहते हैं विपन, वो काम करेगा। ओके, सो गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली के कुछ मोटिव देखते थे। तो आज का जो मोटिव आया है वो क्या है, वो देखते हैं। वो मोटिव है, द विल पावर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग कैन मेक हिम अ किंग बाय द बिगर। अर्थात जो किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय उस व्यक्ति को भिखारी से, बिगर नहीं बेगर है, हाँ, भिखारी से राजा बना सकती है। यही इस मोटिव का है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय है कि हाँ मैं ये कर जाऊंगा, तो वो व्यक्ति कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन वो अपने पर्पज में सक्सेस हो जाएगा। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विदाउट फर्दर डिले। सेशन क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थियरी। क्या? प्लेट टेक्टोनिक थियरी। सो गाइज सबसे पहले समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक। तो गाइज ये दो वर्ड से मिलके बना है, अर्थात दो वर्ड है इसमें। कौन कौन से? सबसे पहला प्लेट, सेकंड इज टेक्टोनिक। ओके, तो सबसे पहला प्लेट समझते हैं, प्लेट क्या है। टेक्टोनिक को अभी ड्रॉप करते हैं, प्लेट समझते हैं। प्लेट क्या है? तो प्लेट इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। प्लेट इज नथिंग बट इट इज पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। ओके, मैंने लिथोस्फेयर क्या बताया था? ध्यान दीजिए, जब मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बता रहा था तो मैंने क्या बताया? सपोज ये पृथ्वी है, अर्थ का टूटा हुआ भाग जो। फिर मैंने क्या बताया कि ये क्रस्ट प्लस ये मेंटल, ये कोर। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल पार्ट इक्वल टू क्या? लिथोस्फेयर। एंड जो मेंटल बचा था उसे एस्थेनोस्फेयर या मेसोस्फेयर। देन लास्ट वाला कोर वाला पार्ट क्या? ब्रायोस्फेयर। ये बात याद है? आई होप याद हो। ओके, तो क्या? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या बताया मैंने कि क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज इक्वल टू लिथोस्फेयर। ओके ओके, ये क्या कह रहा है कि लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर। ओके, ये अभी हम ड्रॉप करते हैं। अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले से एक बात समझते हैं, क्या कि सपोज जैसे कि हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा कि मेरे पास एक बाल्टी है ये। ओके, इसमें क्या भरा है? पानी। चलिए भर देते हैं पानी। ये पानी भरा है। देन इसमें क्या हुआ कि इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया गया, अर्थात बर्फ़ का टुकड़ा। ठीक है, क्या हुआ? बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया गया। अब क्या कर रहे हैं कि ये बर्फ़ तैर रही है। बर्फ़ तैर रही है कहाँ? पानी में। क्यों तैर रही है उसको वो देखते हैं।
तो आपका एक सिद्धांत याद हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी लिक्विड में ठोस ऊपर से, अर्थात यहाँ से जब ये फोर्स इधर लगाएगा तो जो लिक्विड होगा वो नीचे से फोर्स लगाता है इस पे। इस फोर्स को क्या क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स। क्या? उत्प्लावन बल। ठीक है, चलिए पहला रीजन। सेकेंड रीजन क्या है कि जो सेकेंड रीजन क्या है कि सबसे पहले इसकी डेंसिटी कितनी है, या फिर स्टेट देखते हैं। किस स्टेट में है? सॉलिड। डेंसिटी कितनी है? चलिए 1 ग्राम इसकी मान लेते हैं, 1 ग्राम। और इसकी कितनी होगी? 0.97 ग्राम। 1 ग्राम कितनी? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम। ओके, और इसकी कितनी डेंसिटी? 0.97 ग्राम। ओके, तो क्या होगा? डेंसर कौन होगा? ये तो समझ आ रहा होगा ना। ये क्या है? वाटर हमारी क्या है? डेंसर। और सॉलिड क्या है? अर्थात हमारी जो आइस है वो क्या है? लाइटर। ओके, इतनी बात समझ आई? चलिए ठीक है, बात समझ आई। अब क्या होगा कि जो लाइटर वाला पार्ट होगा वो तैरेगा, वो सॉरी वो नीचे होगा, और लाइटर वाला क्योंकि हल्का है तो जाहिर सी बात है तैरेगा। तो इसमें दो चीज़ें पता चली, बर्फ़ तैर क्यों रही है। पहला, पानी से हल्का है इसलिए तैरे। दूसरा, बायोंसी फोर्स। वाटर क्या है कि इस पर बायोंसी फोर्स लगा रहा, इसलिए मतलब कि इस पर एक फोर्स लग रहा नीचे से, जिसे क्या कहते हैं? बायोंसी फोर्स, जिसकी वजह से बर्फ़ तैर रही। बायोंसी फोर्स किसका सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ओके, इतनी बात समझ आई? चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हम अप्लाई करते हैं। यही मतलब कि ये जो कॉन्स्टेक्ट है इसे हम लेके चलते हैं अपने अर्थ पे। ओके, मैं इसे अर्थ पे लेके चलता हूँ। तो एक फिगर यहाँ पे बनाता हूँ। ये वाला पार्ट कौन सा था? ये हमारा क्रस्ट थी, ये मेंटल, ये कोर। ओके, फिर मैंने क्या कहा कि क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज इक्वल टू क्या? लिथोस्फेयर। देन जो मेंटल बचा उसे क्या कहते थे? एस्थेनोस्फेयर या मेसोस्फेयर। एंड थर्ड इज ब्रायोस्फेयर। कोर इज इक्वल टू ब्रायोस्फेयर, ये बताए थे। चलो, अब हम इस जो हमारी ये क्रस्ट है अर्थात लिथोस्फेयर, इससे क्या मान लेते हैं? ये हमारी आइस है। ओके, और जो हमारी एस्थेनोस्फेयर है, हम मतलब कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर के 2 लेयर, आप मतलब टॉप की 2 लेयर की बात करता हूँ। कौन कौन सी? पहली लिथोस्फेयर और दूसरी एस्थेनोस्फेयर। ओके, जो हमारी लिथोस्फेयर है वो क्या है? आइस है। क्यों आइस है ये देखते हैं। सबसे मतलब कि आइस के जैसे है ना, कि आइस है मतलब कि ठोस है, सॉलिड है, इसलिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेट क्या है? सॉलिड है। लिथोस्फेयर की स्टेट सॉलिड, आइस की स्टेट सॉलिड। डेंसिटी एस्थेनोस्फेयर से कम, वाटर से कम। ओके, इतना समझ आया? ये सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड स्टेट। और एस्थेनोस्फेयर लिक्विड। एस्थेनोस्फेयर की जो स्टेट है वो क्या है? सेमी सॉलिड। ओके, तो सेमी सॉलिड है अर्थात लिक्विड के भी गुण होंगे, लिक्विड के भी गुण होंगे, और क्या? सॉलिड के भी गुण होंगे। अर्थात क्या है हमारी? लाइक एज वाटर के जैसे होगी। चलिए ठीक है, अब जो हमारी एस्थेनोस्फेयर है वो क्या बन गई? अर्थात वाटर। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा इसलिए समझ लीजिएगा भाई, क्योंकि इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। ओके, सो क्या कह रहा कि लिथोस्फेयर हमारी क्या है कि आइस के जैसे है, क्योंकि ये सॉलिड है। एस्थेनोस्फेयर वाटर के जैसे। मैंने दो आप टॉप की अर्थ की 2 टॉप लेयर की बात कर रहा हूँ। तो ओके, अब देखते हैं लिथोस्फेयर की डेंसिटी कितनी थी? 2.7। ओके, और इसकी डेंसिटी कितनी थी? 3 से 5 ग्राम पर सीसी। अब देखिए, वाटर की डेंसिटी 1, इसकी 3 से 5, इसकी 2.7 और इसकी 0.97। अब क्या समझ आ रहा है कि एस्थेनोस्फेयर डेंसर होगी लिथोस्फेयर से,
जैसे कि लाइट ये वाटर डेंसर थी आइस से, सेम सिचुएशन यहाँ भी है। हाँ है। तो हम जनरली कह सकते हैं कि जैसे कि हमारी आइस जो है वो तैर रही है किस पे, वाटर पे, उसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारी लिथोस्फेयर फ्लोट कर रही किस पे, एस्थेनोस्फेयर से। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में देखा कि लिथोस्फेयर इज इक्वल टू आइस एंड एस्थेनोस्फेयर इज इक्वल टू वाटर। सपोज लिथोस्फेयर को मैंने क्या मान लिया, आइस, और एस्थेनोस्फेयर को वाटर। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, क्यों तैर रहे, क्योंकि पृथ्वी वाटर के नीचे से आइस पे एक बर्फ़ लग रहा और दूसरी चीज़ वो वाटर से हल्की है, इसलिए क्या कर रही, तैर रही। ओके, वही सिचुएशन यहाँ भी है कि लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट कर रही। क्यों फ्लोट कर रही? क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल देखा सॉलिड और आइस एंड वाटर का। इतनी बात समझ आई? ओके, हुआ क्या कि अब हमारे दिमाग में चलने लगा खुरापात, अर्थात यूपी से है ना, खुरापात चलती है, सबके अंदर है, यूपी बिहार वाले खुरापात थी। और दूसरी बात, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ मिक्सड है, इसलिए। ओके, तो हुआ क्या कि ये हमारा, जैसे कि ये पानी भरा है और ये बर्फ़ तैर रही। अब हमारे दिमाग में खुरापात जगा और हमने क्या किया कि इस पे ऐसे पत्थर से ऐसे ऐसे पत्थर मारने लगा। ओके, तो इस पर क्या होगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा इस पे, आइस पे। मैंने आइस पे ऐसे पत्थर फेंक मारने लगा तो क्या होगा कि आइस पे फोर्स लगा, ऑफ कोर्स लगा। ठीक है, तो होगा क्या वो बाद में देखेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, ये फोर्स लगा, तो ये फोर्स कहाँ से लग रहा, बाहर से लग रहा। तो इसे क्या, इस फोर्स को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, क्या, एक्सटर्नल फोर्स। चलिए ठीक है, ये बाहर से फोर्स लग रहा है इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। अब पृथ्वी बाल्टी को शेक करने लगे, अर्थात बाल्टी को हम हिलाने लगे, तो होगा क्या कि अंदर से भी फोर्स लगेगा इस पे, ऐसे फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स। क्या, इंटरनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये अंदर से लग रहा। इतनी बात समझ आई? मैंने क्या किया कि बर्फ़ पे पत्थर के टुकड़े फेंक के मारने लगे, पत्थर के टुकड़े फेंक के मारने लगे, तो ये फोर्स कहाँ से लग रहा, बाहर से लग रहा। जब ये फोर्स बाहर से लग रहा तो मैंने इसका क्या नाम दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, फिर मैंने क्या किया, चलिए ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब मैंने क्या क्या काम किया कि बाल्टी को हिलाने लगा, अर्थात सेक करने लगा। तो जब सेक करने लगा तो पृथ्वी के मतलब सॉरी मतलब वाटर के अंदर से आइस पे फोर्स लगने लगा अंदर से। तो होगा क्या कि वो अंदर से जब फोर्स लगने लगा तो मैंने उसका क्या नाम दे दिया, इंटरनल फोर्स। ओके, अब ये जो इंटरनल फोर्स है, ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, इससे इसका ज्योग्राफी लैंग्वेज में अलग नाम होता है, क्या, एक्सोजेनेटिक फोर्स। क्या, इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स, अर्थात बाह्य बल। ये अभी आगे बताएंगे। फिर जो हमारा इंटरनल फोर्स होता है इसे ज्योग्राफी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब ये चलिए ठीक है, ये तो मान लीजिए आइस और वाटर का एग्जांपल था कि ऊपर से पत्थर फेंके तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स लगा अंदर से। ये इंटरनल फोर्स अर्थात आंतरिक बल जो होता है या अंतर्जनित बल जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो ये बल पृथ्वी पे कैसे लगता है वो देखते हैं। तो आपको पता है मैग्मा, मेंटल में क्या भरा पड़ा, मैग्मा। ये क्या है, हमारी क्रस्ट, ये मैग्मा। ठीक है, इसमें क्या पड़ा पड़ा, सॉरी ये मेंटल है, इसमें क्या पड़ा पड़ा है, लावा।
अब ये क्या करता है कि ये तोड़ के, मतलब कि ये क्रस्ट को तोड़ के हमारी लावा जो है वो बाहर आना चाहता है। ठीक है, यही फोर्स लगा रहा है। ऐसे लावा क्या करेगा, वो लगातार निरंतर प्रयास करता है कि वो क्रस्ट को तोड़ के बाहर आने का प्रयास करता है। ओके, अब देखिए ये बात समझ आई। इंटरनल फोर्स पृथ्वी पर कैसे लग रहा है, वो लावा लगाता है, अर्थात जो अंदर के मटेरियल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं पृथ्वी की क्रस्ट पे, जिसे क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स या फिर एंडोजेनेटिक फोर्स। इतनी बात समझ आई। ओके, अब फिर से अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, आइस एंड वाटर पे। ये बर्फ़ है, ठीक है, ये पानी भरा है। अब इस पे क्या करें, ऐसे पत्थर फेंक के मार रहे हैं, क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। कुछ टाइम तक तो ये सहन करेगा बर्फ़ का टुकड़ा, कुछ टाइम तक सहन करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये बर्फ़ की टुकड़ी टूट जाएगी। कैसे, बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो टूट गया। ठीक है, कुछ टाइम तक, हर चीज़ की भाई लिमिट होती है ना, सहन करने की लिमिट होती है। तो होगा क्या कि ये बर्फ़ का टुकड़ा जो है ये टूट जाएगा, अंदर से जब बल लगेगा तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। अब ये जब टूट जाएगा अंदर, मतलब कि टूटने का जो मेन कॉज होगा या फिर मेन रीज़न होगा वो क्या होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों फोर्स की वजह से ये बर्फ़ का टुकड़ा टूट जाएगा। अब यही क्या हुआ, यही हम ये मतलब कि लिथोस्फीयर पर देखते हैं कि लिथोस्फीयर पर जब मैग्मा लगाएगा, मैग्मा फोर्स लगाएगा इंटरनल, तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा। कुछ टाइम तक तो सहन करेगा आइस की तरह, उसके बाद क्या होगा कि वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा और लावा बाहर निकल जाएगा। तो वो जब टूट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लेट। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर का हर एक टूटा हुआ टुकड़ा क्या है, प्लेट। इतनी बात समझ आई। प्लेट क्या है, लिथोस्फीयर का टूटा हुआ भाग है। ओके, और पहले मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में बताया था कि पृथ्वी का जो मतलब भाग है, अर्थात हमारी जो अर्थ है वो पहले एक ही थी। क्या पहले एक ही थी, मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में बताया ना कि पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी सुपर कॉन्टिनेंट की तरह एक ही थी। ठीक है, फिर चलिए ठीक है, एक ही थी। अब इसमें क्या हुआ कि नीचे से फोर्स लगने लगा। ठीक है, नीचे से फोर्स लगने लगा, लावा फोर्स लगाने लगा। तो हुआ क्या कि जब लावा फोर्स लगाने लगा और बाहर से क्या फोर्स लग रहा, बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, ज्वारीय तरंगे, मतलब कई तरह के फोर्स बाहर से लग रहे। जब अंदर से फोर्स लग रहा तो लावा बाहर आएगा, लावा बाहर आने की निरंतर कोशिश करता रहता है, क्योंकि मेंटल में लावा भरा पड़ा है और वो क्रस्ट पे अर्थात लिथोस्फीयर पे लगातार निरंतर फोर्स लगाता रहता है। ओके, तो होगा क्या कि वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तो मतलब कि लिथोस्फीयर को तोड़कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब वो लिथोस्फीयर को तोड़ के बाहर आएगा तो जो टूटा हुआ भाग होगा कॉन्टिनेंट का, वो क्या होगा, प्लेट। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर का जो कोई भी टुकड़ा, लिथोस्फीयर का हर एक टूटा हुआ टुकड़ा क्या है, प्लेट है। क्या है, लिथोस्फीयर का हर एक टूटा हुआ टुकड़ा क्या है, प्लेट है। ठीक है, अब चलिए मैंने तोड़ दिया। अब अभी भी हम मतलब खुरापात से शांत नहीं हुए। ओके, अब क्या करते हैं कि अब भी फोर्स लगा रहे हैं, अब भी मतलब कि अंदर से फोर्स लग रहा, क्योंकि मैग्मा हमेशा फोर्स लगाता रहता है। अब बर्फ़ के टुकड़े टूट गए छोटे छोटे में, बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे भागों में टूट गए, तो क्या होगा, फिर से टूट जाएंगे। जब फोर्स निरंतर लगता रहेगा, निरंतर फोर्स नीचे से लगता रहेगा, इंटरनल फोर्स निरंतर लगता रहेगा, तो होगा क्या कि फिर से टूट जाएगा। लेकिन ये इसके टूटने के चांसेस कम रहते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये छोटा हो गया, तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये ड्रिफ्ट कर जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब ये विस्थापित हो जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा। क्या, जब टूट जाएगा तो लगातार निरंतर इस पर फोर्स लगता रहता है। जब इस पर निरंतर फोर्स लगता रहता है तो ये क्या होगा कि फिर से टूट जाएगा। लेकिन
सेकेंड टाइम इसमें टूटने की जो मतलब कि टूटने का जो क्षमता होती है, अर्थात जो सेकेंड टाइम टूटने का जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल कम होती है। क्या बिल्कुल कम होती है। फिर क्या होता है कि ये ड्रिफ्ट कर जाता है, ये अर्थात ये इधर मूवमेंट कर जाता है। इस मूवमेंट को ही क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। क्या इस मूवमेंट को ही क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। इतनी बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल से हर एक बात समझा दी है। अब यहाँ पूरा कंटेंट लिखा है, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक। फिर प्लेट के बारे में समझते हैं। प्लेट क्या है? प्लेट इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। मैंने बताया ना कि लिथोस्फीयर का हर एक टूटा हुआ भाग क्या है? प्लेट। बताया ना अभी। उसके बाद क्या कह रहा आके, फिर मैंने एग्जाम्पल ले लिया कौन सी? फिर एग्जाम्पल आइस एंड वाटर के लिया, और पृथ्वी का की जो टॉप की दो लेयर हैं कौन कौन सी? लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर। उसका एग्जाम मतलब उससे से कंपेयर किया तो हमें क्या समझ आ रहा कि लिथोस्फीयर क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है किस पे? एस्टेनोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर फ्लोट कर रही है किस पे? एस्टेनोस्फीयर पे। क्योंकि लिथोस्फीयर की जो स्टेट है वो कौन सी है? सॉलिड। और इसमें एस्टेनोस्फीयर की लिक्विड, सॉरी सेमी सॉलिड। ओके, अर्थात एस्टेनोस्फीयर में लिक्विड के भी गुण हैं। इतनी बात समझ आई? ओके, देन क्या हो रहा है कि लिथोस्फीयर किस स्टेट में? सॉलिड। एस्टेनोस्फीयर सेमी सॉलिड। ये क्या है? लाइटर। ये क्या है? डेंसर। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 2.7। और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 3 से 5 ग्राम पर सीसी। ओके, इतनी बात समझ आई? तो ये क्या होगा? लाइटर। ये क्या होगा? डेंसर। क्या? लिथोस्फीयर हमारी लाइटर होगी, एस्टेनोस्फीयर क्या होगी? डेंसर। ठीक है। अब तो जनरली कह सकते हैं कि जो हमारे लिथोस्फीयर वाला भाग है वो क्या कर रहा है? वो तैर रहा किस पे? एस्टेनोस्फीयर पे। ओके, अब वो क्या हो रहा है कि लिथोस्फीयर पे पृथ्वी के नीचे से और पृथ्वी के ऊपर से फोर्स लग रहा है, अर्थात पृथ्वी के बाहर से और पृथ्वी के अंदर से फोर्स लग रहा है। तो जो बाहर से फोर्स लग रहा है उसे क्या कहते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्स, अर्थात बाह्य बल। और जो नीचे से लग रहा पृथ्वी पे लिथोस्फीयर पे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स, अर्थात इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कौन लगाता है? हमारा लावा। ये लावा। ओके, क्या करता है? लावा लगातार मतलब लिथोस्फीयर की क्रस्ट लिथोस्फीयर को तोड़कर बाहर आना चाहता है। ठीक है, यही बात यहाँ बताई गई है कि लिथोस्फीयर फ्लोट ऑन द एस्टेनोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर हमारी फ्लोट कर रही किस पे? एस्टेनोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर क्या है? लाइटर है, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 2.7 ग्राम पर सीसी। और एस्टेनोस्फीयर क्या है? डेंसर है, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 3 से 5 ग्राम पर सीसी। ओके, अब मैंने आइस और वाटर का जब एग्जांपल लिया तो मैंने क्या बताया कि ये क्या है? लाइटर। आइस क्या थी? लाइटर। और वाटर क्या था? डेंसर। ठीक है, वाटर किस स्टेट में था? लिक्विड। और आइस किस स्टेट में था? सॉलिड। वही यहाँ भी है कि सेमी सॉलिड जो है इसमें लिक्विड के गुण विद्यमान होते हैं। क्या? लिक्विड के गुण प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिक्विड के गुण प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिक्विड के गुण जो प्रेजेंट होते हैं तो होगा क्या कि वो डेंसर होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसकी डेंसिटी कितनी है? 3 से 5 ग्राम पर सीसी। और लिथोस्फीयर की डेंसिटी कितनी है? 2 से 2.7 ग्राम पर सीसी। अब तो साफ हो गया, मतलब कि अब तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा ना कि हाँ ये डेंसर है। किससे? एस्टेनोस्फीयर डेंसर है लिथोस्फीयर से। तो होगा क्या कि लिथोस्फीयर फ्लोट करेगी, फ्लोट करती हुई दिखाई देगी किस पे? एस्टेनोस्फीयर पे। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जांपल देखा, क्या देखा कि आइस जो है वो तैर रही किस पे? वाटर पे। ठीक है, क्यों? एक तो प्लावन बल, दूसरा डेंसिटी की वजह से। दो रीजन की वजह से वो तैर रही। सेम कंडीशन यहाँ भी है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल लगते हैं। पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल लगते हैं।
कौन कौन से? एंडोजेनेटिक अर्थात इंटरनल, दूसरा एक्सोजेनेटिक अर्थात एक्सटर्नल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आंतरिक बल एंड बाह्य बल, या फिर अंतर्जनित बल, या फिर बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल एंड बहिर्जनित बल। ओके, आंतरिक बल को क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल, और बाह्य बल को क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल। ओके, इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब इन दोनों बलों की वजह से लिथोस्फीयर 27 भागों में टूट गई। बेसिकली मोस्ट जो इम्पोर्टेंट अर्थात तो जो सबसे ज़्यादा इस पार्ट में भूमिका निभाता है, मतलब कि टूटने में सबसे ज़्यादा जिस बल की भूमिका होती है वो कौन सी होती है? वो होती है इंटरनल फोर्स। कौन सी? इंटरनल अर्थात एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, अर्थात एंडोजेनेटिक फोर्स। उसके टूटने के मतलब इस बल की वजह से टूटने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो लिथोस्फीयर थी वो स्टार्टिंग में जब पृथ्वी स्टार्टिंग में एक ही थी, तो जब उस पर फोर्स लगा तो पृथ्वी हमारी क्या हुई, अर्थात लिथोस्फीयर क्या हुआ कि 27 भागों में टूट गया। कितने? 27 भागों में। यह बात समझ आई? किस बल की वजह से? एंडोजेनेटिक बल एंड एक्सोजेनेटिक बल की वजह से हमारी जो लिथोस्फीयर थी वो 27 भागों में टूट गई, जिनमें से 7 बड़ी प्लेट बनी और 20 छोटी प्लेट बनी। इतनी बात समझ आई? जब टूटा तो फिर से फोर्स लगा है, तो इस फोर्स के बाद क्या होगा कि ये मूवमेंट कर जाएगा। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। ठीक है, ऊपर बताया ना कि आइस पे जब लगातार फोर्स लगता रहता है नीचे से, तो होगा क्या कि आइस मूवमेंट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। ठीक है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। ओके, अब जो 7 मेजर प्लेट हैं, अर्थात जो हमारी 7 मेजर प्लेटें हैं, ये 7 बड़ी प्लेटें हैं, इस बड़ी प्लेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, मैंने एक स्लाइड रखी है, स्लाइड ये रही, ये देखते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? पैसिफिक। और इधर से ही हम स्टार्ट करते हैं। कौन सी? पहली पैसिफिक प्लेट, ये दिख रहा, ये पैसिफिक प्लेट। सेकंड कौन सी है अपने पास? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। कौन सी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। मैं मेजर प्लेट की बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब छोटी प्लेट की, माइनर प्लेट की बात नहीं कर रहा, ओनली मेजर प्लेट की बात कर रहा, इसलिए मेजर प्लेट को ही देखेंगे, बाकी को इग्नोर। ओके, कौन सी? पहली पैसिफिक प्लेट, दूसरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ अफ्रीकन प्लेट, फिफ्थ यूरेशियन प्लेट, सिक्स्थ इंडो ऑस्ट्रेलियन। गाइस ध्यान रखिएगा कि इंडियन प्लेट प्लस ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दो प्लेटों को मिलाकर एक बड़ी प्लेट का मतलब बड़ी प्लेट बनी है, जिसका नाम क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट प्लस ऑस्ट्रेलियन प्लेट। गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि जितने कॉन्टिनेंट है उन सभी कॉन्टिनेंट एक एक प्लेट पे बने हों। 2 प्लेटों को मिलाकर भी एक प्लेट बनी है, जैसे कि कौन सी? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, और 7वीं प्लेट कौन सी है अपने पास? अंटार्कटिका प्लेट। ओके, तो गाइस एक पहली ये मेजर प्लेटें थी, और छोटी प्लेटें कौन कौन सी हैं? ये जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नजाका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरबियन प्लेट। ओके, ये फिलीपाइन प्लेट, ये सब ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्लेट अर्थात लार्जेस्ट प्लेट कौन सी है? वो है पैसिफिक प्लेट। कौन सी? पैसिफिक प्लेट। ओके, एंड स्मॉलेस्ट प्लेट कौन सी है? स्मॉलेस्ट प्लेट कौन सी है? वो है अपनी जुआन डी फूका प्लेट। ये दोनों प्लेट ध्यान रखिएगा कि लार्जेस्ट प्लेट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट, एंड जो स्मॉलेस्ट प्लेट है वो कौन सी है? वो है जुआन डी फूका प्लेट। ओके, आगे चलते हैं। तो ये मैंने लिख के भी रखा है, अर्थात स्लाइड पे तो मैंने देख लिया, मैंने मैप पे देख लिया, अब ये मैंने लिख के रखा है। ये मेजर प्लेट है अपने, कौन कौन सी? पैसिफिक प्लेट लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। दूसरी कौन सी है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। कौन सी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ओके,
तीसरी कौन सी है? साउथ अमेरिकन प्लेट, मैंने वहाँ पे देखा था। चौथी कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट। कौन सी? अफ्रीकन प्लेट। फिफ्थ कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। ओके। सिक्स्थ कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और सातवीं कौन सी है अपने पास? सातवीं है अंटार्कटिका प्लेट। कौन सी? अंटार्कटिका प्लेट। ये मैंने अपने वर्ल्ड मैप पे भी देखा, ठीक है। और लार्जेस्ट प्लेट क्या मैंने बताया? पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट प्लेट एंड जुआन डी फूका प्लेट इज द स्मॉलेस्ट प्लेट। ये दोनों प्लेटें ध्यान रखिएगा, और मेजर प्लेटें जो हैं वो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। ओके। फिर मैंने क्या बताया? टेक्टोनिक। टेक्टोनिक के बारे में मैंने समझा दिया कि जब बर्फ़ के जो मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो वो उस पर जब लगातार फोर्स लगता रहा, तो वो क्या किया कि वो टूटने के बजाय मूवमेंट कर गया। उस मूवमेंट को ही क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। ओके। उस मूवमेंट को ही क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। मूवमेंट का कारण क्या है? तो वही है एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है। ये बात ऊपर भी बताया ना मैंने एग्जाम्पल में कि लगातार जब अंदर से फोर्स लगाते रहेंगे तो वो क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि वो टूट जाएगी। टूटने के बाद लगातार जब और भी फोर्स लगता रहा तो वो क्या होगा? वो विस्थापित हो जाएगी, अर्थात मूवमेंट कर जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। ओके। आगे चलते हैं। तो जो हमारे मूवमेंट है वो किस तरह के होते हैं? सबसे पहले मूवमेंट कौन सी होती है? कन्वर्जेंट टेक्टोनिक। ठीक है। कन्वर्जेंट के बारे में समझते हैं। कन्वर्जेंट के बारे में, कन्वर्जेंट कौन सी? कन्वर्जेंट टेक्टोनिक। कन्वर्जेंट टेक्टोनिक सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारे पास P1 प्लेट है। कौन सी? P1 प्लेट। ये P2 प्लेट। ठीक है। ये कौन सी है? P1 प्लेट, ये P2 प्लेट। ओके। ये जब P1 प्लेट है तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसे फोर्स लग रहे हैं, पास आओ, पास पास वाले फोर्स, अर्थात पास पास आओ। अर्थात यह क्लोजअप का मान लेते हैं, क्लोजअप का ऐड चल रहा है, तो क्लोजअप का ऐड चल रहा है तो एक म्यूजिक बजता है, पास आओ, तो वही है यहाँ भी है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कन्वर्जेंट टेक्टोनिक। जब दो प्लेटें करीब आ रही हों, अर्थात एक दूसरे के पास आ रही हों, तो वहाँ वो कौन सा है? कन्वर्जेंट टेक्टोनिक। अब क्या होगा कि जब पास आ रहे हैं तो भैया होगा लड़का बर्बाद। क्या? बर्बाद, अर्थात डिस्ट्रैक्ट, ओ सॉरी, क्या? बर्बाद, अर्थात इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव। बर्बाद अर्थात नष्ट। क्या होगा? नष्ट, डिस्ट्रक्टिव। पास पास आने से क्या होगा? लड़का बर्बाद। क्या होगा? डिस्ट्रक्ट, अर्थात दूसरा नाम क्या है इसका? डिस्ट्रक्टिव। ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐड चल रहा? क्लोजअप का, पास आओ। ठीक है। देन दूसरा अपने पास है, इसका फिगर देख लेते हैं कैसे डिस्ट्रक्ट होता है, अर्थात कैसे बर्बाद होता है। जैसे कि ये अपने पास दो प्लेट हैं, ये इधर से आ रही पास, ये इधर से पास आ रही, होगा क्या? ये टकराएंगी, तो जो डेंसर वाली पार्ट होगा ये नीचे धंस जाएगा। जो डेंसर पार्ट हो गई ये नीचे धंस जाएगी और लाइटर पार्ट ऊपर उठ जाएगी। तो ये नीचे धंसी तो ये बर्बाद हो गई, नीचे गिर के बर्बाद हो गई। अब ये जो बर्बाद हो गई ये क्या बन जाएगी? जो नीचे धंसा हुआ ये बन जाएगी लावा। क्या? लावा, अर्थात मैग्मा। ठीक है। इस पार्ट को क्या कहते हैं? सबडक्शन जोन। क्या? सबडक्शन जोन, अभी आगे बताएंगे। ओके। यही होता है, अर्थात जो दो प्लेटें जब पास पास आएंगी तो वो क्या है? पास आओ का ऐड चल रहा है। जब दो पास पास लोग आएंगे तो क्या होगा कि लड़का होगा बर्बाद। लड़का होगा बर्बाद। क्यों? क्योंकि वो डेंसर होता है, वो भारी होता है, इसलिए वो होगा बर्बाद। और आगे क्या होगा? आगे देखते हैं। अब जब दो पास पास आई तो भैया ज़्यादा दिन तक ये हुई नहीं, ज़्यादा दिन तक बात चली नहीं। ठीक है। ज़्यादा दिन तक बात चली नहीं तो हुआ क्या कि नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ भैया, सीधे सीधे डाइवोर्स हो गया। क्या? सीधे सीधे डाइवोर्स हो गया। तो डाइवोर्स क्या बना? डाइवर्जेंट टेक्टोनिक। बात बनी नहीं कुछ दिन तक, सीधे क्या हो गया? डाइवर्जेंट। ठीक है। डाइवर्जेंट क्या हुआ कि ये दोनों
ये दोनों, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, अर्थात दोनों बिल्कुल विपरीत। ये इधर, भैया तू आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी, भाई तू शक्ल मत दिखाना, निकल ले पतली गली। सेम कंडीशन यही है कि विपरीत बल, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत बल लगाएं तो वहाँ क्या होगा, डाइवर्जेंट, अर्थात डाइवोर्स हो गया। वो क्या है, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक अभिसारी। ठीक है, अब जब डाइवोर्स हो गया तो सीधी सी बात है, इस बंदा फिर से सुधरेगा। तो इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को कहते हैं सुधरेगा तो वो फिर से निर्माण करेगा। ठीक है, अर्थात इसे क्या कहते हैं, निर्माण करेगा तो मतलब कि फिर से नया बनेगा, अर्थात वही होता है ना, बल क्या कहते हैं, इंतकाम देखेगी। सेम कंडीशन यही होगा कि फिर ये सक्सेसफुल बनेगा, अर्थात ये इससे क्या होगा, नई क्रस्ट का निर्माण होगा। ओके, अर्थात नया बंदा बनेगा, नई क्रस्ट का निर्माण होगा। ओके, अब उस आगे चलते हैं। तो ये कहा, ये लिथोस्फीयर, ये इधर बल लग रहा, ये इधर बल लग रहा। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट धंस जाएगा, बीच वाला पार्ट भाई डिप्रेशन में चला जाएगा, तो वो धंस जाएगा, अर्थात नीचे चला जाएगा। तो इस नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली, अर्थात भ्रंश, अर्थात भ्रंश घाटी। क्या, रिफ्ट वैली अर्थात भ्रंश घाटी। ओके, क्या, भ्रंश घाटी। ओके, आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्या है, ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक। ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। दो तो मैंने समझा दिया, दो तो आप समझ गए कि एक तो में पास आओ क्लोजअप का ऐड, और दूसरे में डाइवोर्स हो गया, सीधे विपरीत, भैया तू शक्ल मत दिखाना, वो बंदा डिप्रेशन में चला गया। ओके, अब क्या है कि जैसे कि ये मान लो अपने पास प्लेट है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक नीचे एक ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसमें दरार आ जाएगी। क्या, इसमें दरार, ये नीचे फोर्स लगा रहा, ये ऊपर फोर्स लगा रहा, तो इसमें क्या होगा कि ये नीचे से मतलब कि खिसकेगी ये ऊपर, तो इसमें क्या आएगा, ऐसे दरार। ठीक है, तो इस अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट होगा उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक। आगे मैंने स्लाइड ये रखी है। ठीक है, ये नीचे, ये ऊपर। ठीक है, यही क्या है, ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक। ये क्या है, ये देखिए इसके बारे में क्या लिखा है कि ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव एंड कंट्रस्टिव दोनों, कंस्ट्रक्टिव बोथ। ये जो ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक है ये दोनों है, अर्थात ये विनाश का मतलब कि डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव दोनों है, अर्थात ये अपने टाइम पे काम आता है। ठीक है, जैसे कि उसके कुछ दोस्त होते हैं, कुछ हरामीपन घुसी रहती है, और कुछ के तो मतलब कि सोचते हैं कि नहीं अलग ना हो, और कुछ कहते हैं नहीं उसे तो मैंने वहाँ देखा था, वही होता है ना। तो ये दोनों हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या है, उन दोनों की दोस्त है, अर्थात ये दोनों हैं, कौन कौन सी, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, ये बोथ है, अर्थात ये दोनों हैं। ओके, तो ये आज का जो सेशन था वो क्या था, प्लेट टेक्टोनिक का, और वो सेशन आज का ख़त्म हो चुका। आई होप यू लाइक द सेशन, एंजॉय द सेशन। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि यार आपका जो लाइक और कमेंट होता है ना, वही हम लोगों की एनर्जी होती है। इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। ओके, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।